नमस्कार, हमारी खास पेशकश तख्ता पलट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में 1 साल पहले पलट की। सिलसिलेवार करेंगे उस पूरे घटनाक्रम की चर्चा कि कैसे 10 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार 15 महीने के अंदर ही विदा हो गई। कांग्रेस की सरकार नहीं बची, इसका कौन था जिम्मेदार? कौन थे तख्ता पलट के असली किरदार? हम सिलसिलेवार बताएंगे वो किस्सा जो एक सियासी इतिहास का अध्याय बन गया है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब कांग्रेस का झंडा लहराएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया उस झंडे को लहराएगा। 15 साल लंबे इंतजार के बाद 2018 में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सत्ता मिली थी, लेकिन 459 दिन बाद ही कमलनाथ की सरकार गिर गई। सत्रह दिसंबर 2018 को कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उसी समय से भाजपा दावा कर रही थी कि ये सरकार बहुत दिन तक नहीं रह पाएगी। हुआ भी वही। 20 मार्च 2020 को फ्लोर टेस्ट से पहले ही कमलनाथ ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा। दरअसल इस कहानी की पटकथा अचानक नहीं लिखी गई, बहुत पहले से ही लिखी जा चुकी थी और सिर्फ समय का इंतजार किया जा रहा था। इसको जानने समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में 230 विधानसभा सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के 114 और बीजेपी के पास 109 विधायक जीते। समाजवादी पार्टी के 1, बहुजन समाज पार्टी के 2 और 4 निर्दलीय विधायक जीते और इन्हीं की मदद से कांग्रेस ने 121 सदस्यों को समर्थन हासिल कर सरकार बनाई। लेकिन अल्पमत में बनी कमलनाथ की सरकार कितने दिन चलेगी, इस पर शुरू से ही संशय था। बीजेपी के तमाम नेता कहते रहे कि वो जब चाहें तो सरकार गिरा सकते हैं। और ये सरकार 5 सीट चलने वाली नहीं। जिस दिन ऊपर से सिग्नल मिल गया 15 दिन के अंदर उल्टा के बनाएंगे तुम चिंता। स्वार्थों से जुड़ा हुआ गठबंधन, जिसमें अपराधी भी हैं, लालची लोग भी हैं। तो लोग संपर्क करते हैं, 15-20 एमएलए हैं संपर्क में हमारे। इस पर कमलनाथ भी पलटवार करते रहे कि बीजेपी में दम नहीं कि उनकी सरकार को वो हिलाकर भी दिखाए। यही नहीं, उन्होंने विधानसभा में एक विधेयक के लिए हुई वोटिंग के दौरान बीजेपी के 2 विधायकों नारायण त्रिपाठी और शरद कोल को अपने पाले में लाकर ये तक कह दिया कि उनकी सरकार तो नहीं गिरेगी, बीजेपी जरूर टूटेगी। कमलनाथ ने ये भी कहा कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। छह महीने से रोज भारतीय जनता पार्टी कहती रही ये अल्पमत की सरकार है, रोज कहती रही ये सरकार जाने वाली है। हमारे नारायण भाई और शरद भाई ने भी कांग्रेस का साथ दिया है, मैं इनका स्वागत करता हूं। इन्होंने अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हुए ये फैसला किया है और आज 122 मत जो मिले हैं कांग्रेस को, ये सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस बहुमत की सरकार है। जो आज की सरकार है बहुमत की सरकार है। लेकिन बाजी जल्द ही पलट गई। बीजेपी को तोड़ने की धमकी देने वाले कमलनाथ कांग्रेस में ही घिरने लगे। सरकार बनने के 4 महीने बाद ही हुए लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई, जिससे सरकार और संगठन दोनों संभाल रहे कमलनाथ के खिलाफ विधायकों और नेताओं की नाराजगी फूटने लगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ा कांग्रेस का एक धड़ा मांग कर रहा है कि कमलनाथ अध्यक्ष का पद छोड़ें और पार्टी की कमान सिंधिया को सौंप दी जाए। ये मांग नाजायज भी नहीं थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ा था, वे ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब कांग्रेस का झंडा लहराएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया उस झंडे को लहराएंगे।
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिंधिया के चेहरे का फायदा मिला। सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल इलाके से कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली, लेकिन जब बारी सीएम की आई तो सिंधिया पीछे कर दिए गए और सीएम बने कमलनाथ। इस पर एक जुमला चला, छोकरो दिखाकर डोकरो ब्याह दियो। लेकिन महाराज की उपेक्षा यहीं तक सीमित न रही। कांग्रेस अपने संकल्प पत्र में जो वादे कर सत्ता में आई थी, उनमें किसान कर्ज माफी प्रमुख थी। कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में वादा कर रखा था कि वो किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करेगी, लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस इससे मुकरने लगी। इस पर सिंधिया ने नाराजगी जताते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। यहां एक सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि जनता के मुद्दे को लेकर वो अपनी सरकार के खिलाफ भी सड़क पर उतर सकते हैं। वो तारीख थी 13 फरवरी 2020। जगह मध्य प्रदेश का टीकमगढ़। मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान ने सियासी हलकों में बवाल मचा दिया, लेकिन कमलनाथ अहंकार में थे। सिंधिया की ये नाराजगी किसानों के लिए थी। वो किसानों की आवाज उठा रहे थे, पार्टी को अपना वादा याद दिला रहे थे, लेकिन सिंहासन पर आसीन कमलनाथ को शायद अब न किसानों से किया गया वादा याद था और न ही सिंधिया की ताकत का अंदाजा था। वो सिंधिया को ये कहकर अपमानित कर रहे थे कि उन्हें जब सड़क पर उतरना हो उतर जाएं। सड़क पर उतरेंगे किस तरीके से, तो उधर जाएं, चलो सर। उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे किस तरीके से, तो उधर जाएं, चलो सर। उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे किस तरीके से, तो उधर जाएं, चलो सर। हालांकि इसके बाद सिंधिया सड़क पर तो नहीं उतरे, लेकिन कमलनाथ की सल्तनत हिलने लगी। कमलनाथ सरकार को पहला झटका 3 मार्च को लगा, जब दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि आपके बीजेपी नेता बसपा विधायक रामबाई को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली ले गए हैं या नहीं। इसके बाद पता चला कि कई विधायक गायब हैं और वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। हालांकि इसके बाद कांग्रेस नेता कुछ विधायकों को वापस लाने में सफल हो गए, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, सभी विधायक पार्टी के साथ हैं। आईटीसी ग्रैंड मनेसर में तो वहां इन लोगों से संपर्क हो गया था। वैसे अंदाजा था करीब 10-11 विधायक थे, लेकिन 4 रह गए उनके पास, वो भी आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन कांग्रेस की ये खुशी ज्यादा दिन कायम नहीं रही। फिर 5 मार्च को विधायक हरदीप सिंह डंग के कांग्रेस से इस्तीफे की खबर सामने आई, लेकिन कांग्रेस कहती रही कि पार्टी उन्हें मना लेगी। इसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी के विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश की। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कोल कमलनाथ से मिलने पहुंचे और कांग्रेस ने कहा कि उसकी सरकार स्थिर है, बीजेपी में दम है तो सरकार को गिरा कर दिखाए। इस पर बीजेपी का जवाब भी आया कि उसे सरकार गिराने की जरूरत नहीं, सरकार गिरेगी तो कांग्रेस की कलह से। हम तो नहीं गिराएंगे, लेकिन जिस ढंग से माहौल बनता है अंतर विरोधों से, ये सरकार गिरे तो गिर जाए, भाजपा की रुचि नहीं है। भाजपा तो चाहती है अच्छा। आपका स्वागत है। आप सरकार गिराने की कोशिश करिए। जब स्पीकर का चुनाव था आपने कोशिश करी थी, आप पिट गए। अब जब उपाध्यक्ष का चुनाव आया आप पिट गए, अब आगे भी आएंगे आप पिट जाएंगे। कमलनाथ बीजेपी को चुनौती दे रहे थे। उसी समय सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा होगी तो उस दिन मध्य प्रदेश सरकार पर संकट आ जाएगा। जब हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अनादर या उनकी उपेक्षा अगर मध्य प्रदेश की सरकार करेगी तो निश्चित रूप से उस दिन जरूर मध्य प्रदेश की सरकार पे जो बादल छाएगा वो काला बादल
पता नहीं क्या करके जाएगा। और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 19 मंत्री और विधायक बेंगलुरु पहुंच गए, जिसके बाद भोपाल से दिल्ली तक कांग्रेस में हलचल मच गई। 6 मार्च को कमलनाथ से सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे की पेशकश की और कहा कि हालात को संभालने के लिए इस्तीफा लेकर मंत्रिमंडल का गठन फिर से किया जा सकता है। इस बीच 7 मार्च को निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा बेंगलोर से वापस आ गए और कमलनाथ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस सरकार के साथ था और रहूंगा। इसके बाद अगले दिन 8 मार्च को कांग्रेस के एक अन्य विधायक बिसाहू लाल सिंह भी बेंगलोर से वापस लौट आए। कमलनाथ को लगा कि उनकी सरकार बच सकती है। कमलनाथ और कांग्रेस ने सरकार बचाने की पूरी कोशिश की। सिंधिया समर्थक विधायकों को मनाने पहले जीतू पटवारी जैसे नेता गए और उसके बाद दिग्विजय सिंह समेत दिल्ली के तमाम नेताओं ने बेंगलोर में डेरा डाल दिया, लेकिन ये कोई भी जुगत काम न आई। कांग्रेस के नेता दावा करते रहे कि सिंधिया समर्थक पार्टी के साथ हैं, उन्हें जबरन बंधक बनाया गया है। वहीं सिंधिया समर्थक बैंगलोर से ही वीडियो जारी कर बताते रहे कि कांग्रेस छोड़ चुके हैं और कांग्रेस की विदाई तय है। बीजेपी तो खुलकर इस मसले पर अब तक सामने नहीं आई थी, लेकिन वो कांग्रेस की इस कलह पर मजे लेती रही। कल वहीं रह के सुबह में आ गया और हमारे नेता डी शिव कुमार मोर्चा संभाले हुए। मुझे नहीं लगता और मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की सरकार बिल्कुल सेफ नहीं, ये सपने उनको देखते रहना चाहिए, अच्छा है उनकी हेल्थ के लिए। अब कांग्रेस को सिंधिया याद आए। सिंधिया को मनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी कोशिश कर डाली, लेकिन वो नहीं माने। 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और अपना इस्तीफा पार्टी को दे दिया। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही अपना पूरा गुबार भी बाहर निकाल दिया। एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई। वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाएं। इसके बाद बेंगलुरु में मौजूद सिंधिया समर्थक 6 मंत्री और 13 विधायकों ने भी अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। विधायकों ने ये भी बता दिया कि वो क्यों कमलनाथ की विदाई चाहते हैं। चलो तो उन्हें तो टाइम ही नहीं ना मध्य प्रदेश के विधायक और मंत्रियों से मिलने का, उन्हें दलालों से मिलने का टाइम है, उन्हें जो भ्रष्टाचारी है उनसे मिलने का टाइम है। उधर इस दौरान 2 और विधायकों बिसाहू लाल सिंह और एंदल सिंह कंसाना ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राज्यपाल ने सरकार को अपना बहुमत साबित करने को कहा। 16 मार्च से शुरू हुए सत्र में स्पीकर ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्रवाई को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया और उन्होंने इसकी वजह कोरोना वायरस को बताई। इसके बाद बीजेपी ने अपने विधायकों की परेड राजभवन में कराई और रुख सुप्रीम कोर्ट का कर लिया, जहां पर आखिर में सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहा गया और अब तक ना नुकुर करते आए विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रजापति को भी 23 विधायकों का इस्तीफा मंजूर करना पड़ा। स्वमेव इस्तीफा दे रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, कोर्ट तक में बोल रहे हैं कि हम सामने नहीं जाएंगे, हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लें। तो मुझे ये सब कार्रवाई नियम प्रक्रिया के तहत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूं और संविधान में जो मुझे
निहित प्रक्रियाएं दी हैं उसका पालन करना जरूरी होता है। और इसके साथ ही कमलनाथ सरकार की विदाई तय हो गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 114 और बीजेपी के 109 विधायक जीते थे, लेकिन अब बीजेपी के पास 106 विधायक थे तो कांग्रेस की संख्या 92 तक पहुंच गई और कमलनाथ के लिए विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित कर पाना नामुमकिन हो गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 230 है, लेकिन 2 सदस्यों के निधन के बाद ये संख्या 228 पर आ गई थी। 23 विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या 205 रह गई है। इस नंबर के हिसाब से सदन में बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 103 हो गया है। 23 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद कांग्रेस के सिर्फ 92 विधायक बचे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो उसके पास 106 विधायक थे, जो बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से 3 ज्यादा थे। 7 अन्य पार्टियों के विधायक थे, लेकिन अंत में वो भी बीजेपी के साथ आ गए और अंततः कमलनाथ सरकार को विदा होना ही पड़ा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 20 मार्च को दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। मैंने साफ और स्पष्ट राजनीति की। कमलनाथ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में मातम था तो बीजेपी के खेमे में जश्न शुरू हो गया। 20 मार्च को दिन में 12 बजे इधर कमलनाथ का इस्तीफा हुआ, उधर भोपाल के बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़े बजने लगे। बीजेपी नेताओं ने इसे मध्य प्रदेश से कुशासन की मुक्ति करार दिया और कहा कि ये कांग्रेस को जनादेश के अपमान की सजा है। भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता गिराने बचाने के खेल में नहीं रही। स्थितियां मध्य प्रदेश की इतनी विस्फोटक हो गई कि कांग्रेस के मित्र इतने नाराज हो गए। प्रदेश की बदहाली देख के, दुरावस्था देख के, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके आसपास जो काम कर रहे थे श्री दिग्विजय सिंह जी, अब उनके कारण परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि ये सरकार गिर गई और 1.25 साल में जनता ने भी ये महसूस किया कि हमारा प्रदेश तबाह और बर्बाद हुआ है। अपने बोझ से ये सरकार गिरी है और आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अब वो आत्मविश्लेषण करें कैसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई। कोहरा छटा है, धुंध छटी है। राजनीतिक हलकों से, प्रशासनिक हलकों से अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे थे। क्या होना है, राजनीतिक लोग को भी कंकर से विमूढ़ थे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था हमारा बहुमत, हमारा बहुमत, हमारा बहुमत। अरे जो दल के नेता अपने दल के विधायकों के लिए और तो और मंत्रियों के लिए संतुष्ट नहीं कर सके, मैं मान के चलता हूँ दल की राजनीति कैसी होगी। कमलनाथ जी, इस मध्य प्रदेश को अब इस रूप में नहीं देखा जा सकता जो आपने कर्तव्य में दिग्विजय सिंह के सारे में लेके गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस दिशा में आगे बढ़े और आज उनको इस्तीफा देकर के भाग करके जाना पड़ा। इस तरह मध्य प्रदेश से कांग्रेस सरकार की विदाई हो चुकी थी और एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। 22 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार
न्याय करूंगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी नेता ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही एक और इतिहास की पुनरावृत्ति हुई थी जब कांग्रेस दूसरी बार अपने ही नेताओं के अहंकार के चलते कार्यकाल पूरा करने के पहले ही सत्ता से बाहर हुई थी और दोनों बार कांग्रेस का अहंकार सिंधिया परिवार ने ही खत्म किया। 1967 में राजमाता विजयाराजे के अपमान पर द्वारिका प्रसाद मिश्रा सत्ता से बाहर हुए थे और अब कमलनाथ। तो ये रहा किस्सा कमलनाथ की विदाई का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो दूसरे दल से नहीं अपनों से लड़ती है। वो इसलिए कि यहाँ कांग्रेस छत्रपों में बटी है जिनकी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है। यहाँ विपक्ष से ज्यादा कांग्रेस के नेता अपनों को ही घेरने का चक्रव्यूह रचते हैं। इसी कलह के चलते कांग्रेस की सरकार चली गई, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के हालात जस के तस हैं और इसमें सुधार के हालात भी फिलहाल नजर नहीं आ रहे। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।